Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दिस वन इज आई हैव अपलोडेड दी नोट्स। मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, मगर ये लेक्चर जो है ये बेसिकली अब हमारे रह गए 3 लेक्चर, या मैक्सिमम एक शायद 4। तो मे बी वो पूरा होगा नहीं, क्योंकि कोई दिसंबर के लास्ट वीक में पेपर्स हैं, तो आई थिंक 3 हफ्ते इसके बाद तो रहते ही हैं असूलन। तो एक आध अगर हमने कोई रिवीजन वाला रखना हुआ लास्ट में, कि हमने जो पहली बात तो ये जो मिड टर्म के बाद की चीज है वो अब कोर्स में आएगी, तो मिड टर्म के पहले वाला आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, मे बी कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट किसी जगह यूज हो रहा हो। मगर जो आपने KNN पढ़े थे और वो जो बेसिक चीजें पढ़ी थी वो तो अब नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा कि अब हम अगले 3 लेक्चर्स में, चूंकि हमें 3 लेक्चर मिले हुए हैं और हम इन 2 लेक्चर्स में, यानी अगले में इसका एक हाफ अभी करते हैं और एक हाफ अगले में करेंगे, और जो अगले में हाफ करेंगे वो थोड़ा छोटा हाफ है। ठीक है। और ये चीजें कोई याद करने वाली नहीं है, बट दे आर मोर अबाउट डिजाइनिंग नेटवर्क्स, ट्रेनिंग देम स्पेसिफिकली। डिजाइन तो आपने एक ब्रॉडर लेवल पे समझ लिया है कि जी डिजाइन क्या होता है और नेटवर्क की लेयर्स होती हैं और न्यूरल नेटवर्क्स कैसे चलते हैं। और हमने CNN का पिछली दफा ये देख लिया था कि वो जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स भी बहरहाल कोई ना कोई नेटवर्क ही होता है, या न्यूरल नेटवर्क के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनके साथ कुछ काम होता है। हमने अभी ये देखा था कि वो न्यूरल नेटवर्क जब इतना बड़ा जो CNN का लेयर्ड नेटवर्क है वो जब कंप्यूटर्स में प्रोग्राम होने के लिए जाता है, तो उसका एक कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाना पड़ता है। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि कंप्यूटेशनल ग्राफ, आपको याद है कि हमने आपसे मिड टर्म में भी पूछा, अभी होमवर्क भी दिया हुआ है कि नोड्स हैं। और जब अगर नोड्स हैं तो नेटवर्क जाहिर है टूट जाता है, और हर नोड के ऊपर हम ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करते हैं। और जब हम फॉरवर्ड पास के बाद एंड में पहुंचते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, जो हमारी न्यूरल नेटवर्क के केस में क्लासिफिकेशन होती है। यानी न्यूरल नेटवर्क इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज अ क्लासीफायर। अब आप उसको छेड़खानी करके कुछ और उससे करवा लें, वो एक अलग बात है। बहुत कुछ लोग करवा लेते हैं, लेकिन कोर लेवल के ऊपर वो एक क्लासीफायर है। क्लासीफायर का मतलब है कि वो क्लासीफायर टाइम सीरीज का भी के लिए भी लोगों ने यूज कर लिए, RNNs भी बना लिए, तो वो सारे उसके फ्लेवर। जो हमने वनीला फ्लेवर पढ़ा वो एक कोर क्लासीफायर है जिसपे वो एक्चुअली प्रपोज हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर है क्लासरूम में तो हम सारे न्यूरल नेटवर्क के फ्लेवर तो नहीं पढ़ सकते एक कोर्स के। तो इन दैट एस्पेक्ट हमारे पास जो कंप्यूटेशनल, हमने पहले देखा कि कंप्यूटेशनल ग्राफ होते हैं। उन ग्राफ में एक फॉरवर्ड पास होता है, फॉरवर्ड पास से आपको कोई क्लास मिलती है, कोई लेबल मिलता है, एंड एंड रिजल्ट। अब आप ये देखते हैं कि आर यू हैप्पी विद दैट लेबल, और वो हैप्पीनेस आप अपनी लॉस फंक्शन से देखते हैं। और जब आप उस जगह पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको वो चेंज पता चलती है, जितना वेट्स में वो चेंज आनी चाहिए ताकि आपका लॉस मजीद कम हो। और एक टाइम आता है कि जब आपका न्यूरल नेटवर्क कन्वर्ज कर जाता है, यानी उससे कम अब लॉस नहीं हो रहा होता। सो एट दैट टाइम यू स्टॉप द ट्रेनिंग एंड यू से कि जी अब ये न्यूरल नेटवर्क ट्रेन्ड है। अब क्या ट्रेन का क्या मतलब है? ट्रेन का मतलब है कि उसके वेट्स फाइनलाइज हो गए, तो अब आपने वो सारे वेट्स उठाए हैं एक फाइल में, और साथ उसका आर्किटेक्चर उठाया इन द कोड। और अब आपने जो प्रॉब्लम जिसपे उसे ट्रेन किया हुआ है उसका एक अनसीन डेटा उसको देते हैं। और चूंकि वो वेट्स ट्रेंड है ऑन अ वेरी लार्ज डेटा, तो थियोराइज ये किया गया है कि वो अब आपको सही क्लास दे। आगे ये बात समझ आ गई? इसमें कोई शक है किसी को तो पूछे कि भाई कि पूरा ओवरऑल चलता कैसे। अब जाहिर है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें मल्टी लेयर का परसेप्ट्रॉन हमने एक देखा। वो बहुत सारी नॉन लीनियरिटीज बना रहा है, लीनियर छोटी छोटी लीनियर नॉन लीनियरिटीज को जोड़ के ऊपर से एक लीनियर लेवल का मैथमेटिक्स जो है आपको अप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। फिर हमने CNNs को देखा, और हमें नजर आया कि वो कन्वोल्यूशंस करते हैं। कन्वोल्यूशन हमने पढ़ी, देखे कि फिल्टर्स कैसे अप्लाई होते हैं, एक्टिवेशन मैप्स कैसे निकलते हैं। एक्टिवेशन मैप में हम सब सैम्पलिंग करते हैं, कभी हम मैक्स ले लेते हैं सबसे बड़ा, कभी हम मिल ले लेते हैं, यानी वो जो भी हम काम उससे उसकी मदद से करना चाहते हैं। अच्छा, उस अब हम कहाँ पे हैं? अब हम इधर हैं कि ऑप्टिमाइजेशन और अपडेट साइकिल इसका चलाया। जाहिर है कि हमने CNN में ये तो देख लिया कि वो बनता कैसे और उसकी लेयर्स भी समझ ली। बट अब हम CNN को कागज पे नहीं कर सकते सॉल्व, जैसे हमने NN को कागज पे किया। ANN को, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, तो हमने पेपर के ऊपर एक छोटा सा सॉल्व किया।
फिर हमने उसको कोड में भी तोड़ तोड़ के सारा प्रोग्राम किया, यानी छोटे छोटे फंक्शंस में, ताकि जो हमने पेपर पे किया है वो एज इट इज कोड पर आ जाए। मगर इन केस ऑफ CNN इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑन, टू डू अ लार्ज नेटवर्क ऑन पेपर, ये तो इम्पॉसिबल। तो इट विल बी डन ऑन कोड। ठीक है, तो कोड पे तो हम देखेंगे लास्ट, अगले लेक्चर में हम कोड पे दोबारा देखेंगे। ये जो आज पढ़ रहे हैं ये हम अगले लेक्चर के एंड में सारे कोड में भी देखेंगे, लेकिन वो जब हम दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मैंने अभी कोड से कुछ पिक्चर्स ले ली हैं और उसको स्लाइडों पे डाल दी है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए, मैं बार बार कोलैब के ऊपर स्विचिंग ना करनी पड़े। तो अब एक चीज ये आई कि पहले हम क्या कर रहे थे, ग्रेडियंट डिसेंट ले रहे थे। अभी भी ग्रेडियंट डिसेंट का एक फ्लेवर है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। उसमें आप क्या करते हैं, आप उसी तरह एक बैच सैंपल लेते हैं बैच का। अब डेटा बहुत ज्यादा है, आप उसमें से एक सैंपल उठाते हैं, उसको फॉरवर्ड प्रोपेगेट करते हैं ग्राफ पे, लॉस निकालते हैं, लॉस निकाल के बैकवर्ड ग्रेडियंट्स को वापस लेकर आते हैं और अपडेट करते हैं पैरामीटर्स को। तो जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट में पढ़ा था वही यहाँ पर है। अगर आप ट्रेनिंग प्रोसेस का ओवरव्यू देखें तो एक एक टाइम स्टेप के ऊपर क्या क्या हो रहा है, आप देखोगे एक्टिवेशन फंक्शन एम्प्लॉय लग रहा होगा, डेटा कुछ प्री प्रोसेस होके वहां पे आ रहे हैं, वेट भी इनिशियलाइज हुए होके आ रहे हैं, रेगुलराइजेशन का पैरामीटर भी आ रहा है जो उसी इक्वेशन का एक पार्ट है, और ग्रेडियंट की चेकिंग हो रही है क्योंकि ग्रेडियंट आपने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ। तो आपने ये तमाम चीजें एक टाइम स्टेप के ऊपर ऑब्जर्व कर। अब इसको इसको आमतौर पे कहा जाता है कि बेबी सिटिंग दी लर्निंग प्रोसेस, यानी अब लर्निंग तो शुरू हो गई है, अब आप क्या करें। अब आप एक काम तो ये कि आपने ट्रेनिंग पे लगाया और जाके सो गए। तो ठीक है, आप सुबह उठेंगे, मतलब हमने कई दफा नेटवर्क ट्रेन किए हैं, आपने 2 दिन के लिए कंप्यूटर लगाया हुआ है लैब में, नेटवर्क ट्रेन हो रहा है। जब आप 2 दिन बाद, अब ये तो नहीं कि आप 2 दिन के बाद आए, आप 2 दिन के बाद आएंगे तो एक कन्वर्जेंस आ गई होगी। आपने अगर कोड ऐसा लिखा है तो हिस्ट्री सेव हो रही होगी, आपके पास लर्निंग कर्व्स आ रही होंगी। अब आपको लगा कि यार ये तो कर्व्स मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, सो देन यू हैव टू गो बैक एंड स्पेंड अनदर 2 डेज। तो फिर आप ये करते रहेंगे। तो इट्स नॉट अ राइट वे। राइट वे क्या होती है, अभी हम आपको बताते हैं कि राइट राइट वे में आप ये सारे, आप वो सारी चीजें पहले लिखते हैं जो जो आपने चेक करनी। जैसे बच्चा होता है कि भाई बच्चा रो तो नहीं रहा, उसको भूख तो नहीं लग रही, उसको पहले आपने सिस्टम करके तो देंगे ना, ऐसे तो नहीं कि बच्चे को उधर लिटा के फिर कहेंगे फिर रोएगा तो जाएंगे फिर रोए, नहीं। ये जस्ट फिर अंदाजे से पहले उसको सिस्टम पूरा कर देते हैं, यानी उसकी फूड उसको दे दी, सुला दिया, उसके बाद बैठते हैं ना आराम से। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो यहाँ भी होती है। यानी आप सारे हाइपर पैरामीटर्स, उनकी ऑप्टिमाइजेशन वो आपने चूंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई या आपने पढ़ी हुई है और आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आप एक तुक्केबाजी करेंगे, तो फ्लूक से ये ट्रेन नहीं होगा, इम्पॉसिबल टू ट्रेन। अगर आप खुश हो जाएंगे लग गया MS का थीसिस में जी बड़े अच्छे रिजल्ट आ गए, मगर जब आपका डिफेंस हो रहा होगा तो फिर कोई फंसा लेगा, वो आप पकड़े जाएंगे कि यार आपको आता तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं से कुछ करवा के उसको जोड़ जोड़ दिया किसी। सो दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम। एक्टिवेशन फंक्शंस को अगर आप देखें तो हम हमारे पास जो पार्ट है उसमें पहली चीज वो है, यानी जब हम ट्रेनिंग करते हैं, और एक्टिवेशन फंक्शन हमने बुनियादी तौर पे पढ़े हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने नहीं पढ़ी, वो हम आज देखेंगे। वेट इनिशियलाइजेशन पे हमने थोड़ी सी बात की थी बस, कि जी वेट इनिशियलाइज हो जाएगी, किस तरह हो जाएंगे, क्या इनिशियलाइज हो जाएंगे, जीरो कर देंगे उन्हें, क्या करेंगे वो भी देखते हैं। फिर बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ये बड़ा शॉर्टली हम देखेंगे, जस्ट फ्यू स्लाइड्स के भाई ये आखिर इसका मकसद क्या है। और फिर लर्निंग प्रोसेस जब हो रहा है तो आप कैसे देखेंगे, और लास्टली हाइपर पैरा। तो ये 6 काम है जो आपने हमने आज देखे। पहला कि जी एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं, मतलब हमारा ये हमारा पार्ट 1 के 6 काम। फिर पार्ट 2 अलग है। तो पार्ट, अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन देखते हैं तो आप आपको ये तस्वीर तो आई एम श्योर याद होगी, ये तो आप इतनी दफा देख चुके हैं कि आउटपुट पे कुछ एक्सॉन्स लगे हुए हैं, एक्टिवेशन फंक्शन आ रहा है, वो एक फंक्शन का रिजल्ट निकाल रहा है, ये स्कोरिंग फंक्शन है, वेट्स आ रहे हैं, एक्स से इनपुट आ रहे हैं। तो आप इसको तो दोबारा एक्सप्लेन, ये भी आपने देखी हुई है। और इस केस में हमें, मैंने आपको सिग्मॉइड को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। बाकी हमने रेलू को पिछली दफा देखा था कि वो मैक्स करते हैं। ठीक है, तो अगर अब ये एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ यूज होते हैं, जाहिर है स्कोरिंग के वक्त यूज होते हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि हमने इनसे
स्कोर निकालते हैं। अब अगर आप इस सिग्मॉइड को, अब आप एक एक फंक्शन को, मैं आपको एक दो एनालाइज करके बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इक्वेशंस तो बहुत सिंपल है। आई मीन इट्स इक्वेशन में कोई इतनी बड़ी साइंस तो नहीं है। एक्स की वैल्यू डालेंगे तो कोई जवाब आएगा ही आएगा, और मतलब एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशंस। अब आप देखें, अगर आप ये फंक्शन क्या करें, इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि ये स्क्वॉश कर रहा है। स्क्वॉश मतलब दबा दे। तो ये कर्व को ऊपर से दबा देता है, जब वो वन से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ये उसे दबा देता है और वन के ऊपर स्क्वॉश करता है। इसी तरह जब वो नीचे को जाने की कोशिश करती है तो नीचे भी एक जीरो से ऊपर की तरफ दबाता है, यानी ये उसको स्क्वॉश करता है और जीरो से वन के बीच में। तो ये बहुत अहम बात, यानी इसलिए मैंने पूरा इस पे लेक्चर एक दो सर्व कर रहा हूँ कि अगर आप बस ऐसे कहते हैं सिग्मॉइड लगा दो, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको कहा कि यार इस कमरे को जाओ और इस कमरे को बनाओ, तो आप एक जगह गए, कुदाल पकड़ी कमरा बनाना शुरू कर दिया, फिर कुल्हाड़ी पकड़ी कमरा बनाना शुरू तो आप बताएंगे, हो सकता है कि 500 दफा आप इस तरह करें तो फिर गलती से कमरा बन जाए, मगर दिस नॉट, आई मीन आप 500 डिफरेंट टूल्स तो यूज नहीं करेंगे। आप गौर से देखेंगे कि यार कुल्हाड़ी में लूंगा तो उससे क्या करूंगा, उससे तो मैं कोई ईंट तोड़ूंगा, कुदाल लूंगा तो कुछ खोदूंगा। सेम इज हियर, यानी इट्स जस्ट मैथमेटिक्स, बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। इससे मतलब डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट नहीं कि ये क्या कर रहा है ये और फिर ये हिस्टोरिकली बहुत पॉपुलर। क्यों? क्यों हिस्टोरिकली पॉपुलर है? क्योंकि हर मॉडल में इनिशियली जो प्रैक्टिकल मॉडल्स नहीं थे मगर थियोरेटिकल थे उनमें यूज हुआ। वजह, क्योंकि ये फायरिंग रेट ऑफ न्यूरॉन की तरह, मैंने एकदम ऊंचा बोला, एकदम ब्लड मेरे दिमाग की तरफ आया, उस न्यूरॉन को ब्लड की जरूरत थी, न्यूरॉन फायर। तो इस पर्सपेक्टिव से, लेकिन देखिए न्यूरॉन में अंदर चेक्स लगेंगे। मैं एक हद से ज्यादा नहीं चीख सकता, उसके बाद मेरा दिमाग, मैं मतलब मेरा V इज इक्वल टू आई आर की तरह है ना, मतलब मेरा दिमाग पर फटेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं मतलब दो खंबे को हाथ लगा लूं और थियोरेटिकली कहूं कि जी जितनी वोल्टेज गुजरेगी तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इवेंचुअली एक वोल्टेज भी तो आएगी ना, मेरा बॉडी कितना कितना ओम बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद तो वो रेजिस्टेंस ही क्रैक कर ली। तो ये भी उस तरह एक स्क्वॉशिंग फंक्शन था, हिस्टोरिकली बहुत पॉपुलर रहा, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि जब न्यूरॉन सैचुरेट होते हैं तो ग्रेडियंट मर जाते हैं। ठीक, यानी जब आप न्यूरॉन को सैचुरेट करते हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अब वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, वोल्टेज की सैचुरेशन होगी। तो फर्ज करेंगे वन के ऊपर आपने सैचुरेट कर दिया, तो अगर आप गौर करें इसके डेरिवेटिव पे तो आपको नजर आएगा कि इसके ग्रेडियंट मर जाते हैं। क्यों मरते हैं आप देखें, जब आप एक्स को -10 करेंगे तो एक्सपोनेंट ऑफ -10 क्या होगा? हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमसे गलती ये हुई है कि हमने स्क्रीन शेयर नहीं, तो बाकी नहीं शेयर आपको नजर आ रही है, लेकिन वो जो कौन उधर बैठी है वो नहीं, उसको नजर नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा बता। सो मैं I'm जस्ट showing the slides now so that you know कि वो क्या थी। मैंने सिर्फ इधर से पीछे तो कोई बात नहीं की। उसके बाद मिनी बैच एसटीटी बताया, यू कैन जस्ट लिसन टू इट एंड अगेन वॉच दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर बात की है थोड़ी सी, ये भी सेल्फ अवेयर वो एक्सप्लेनेटरी है। और फिर सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर हमने बात की है कि हमारे पास जो सिग्मॉइड है वो स्क्वॉशिंग फंक्शन, एंड नाउ वी आर ऑन दिस साइड कि सिग्मॉइड जो है वो किल हो जाते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो देखिए एक्सपोनेंट ऑफ -10 क्या बनेगा अगर हम इसको निकालें इधर, ठीक है, 1/, 1/, ये पिछली दफा मैंने निकाला था, एक्सप्लेन एक्सपोनेंट ऑफ -10। देखिए वो क्या कर रहा है, वो ग्रेडियंट 0.99 क्यों, अब आप इसको बढ़ाते चले जाएं, यानी इसको -100 कर लें, वो देखिए वो इवेंचुअली चोक हो गया ना। तो -1, देखिए
अच्छा अभी आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आ रही? अच्छा उस इस पे नहीं नजर आ रही, मगर वी आर ऑन दिस स्क्रीन। तो -100 के ऊपर 0.99 आ गया है, -3 पे अगर मैं लेता हूँ तो इट्स 0.95, यानी तकरीबन 10 के ऊपर जाके ना वो चोक होना शुरू हो जाता है, और मुझे अ, जो है वो नजर आना बंद हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं जीरो के ऊपर देखता हूँ तो जीरो के ऊपर एक्सपोनेंट ऑफ जीरो आएगा 1/1 प्लस, अगर आप एक्सपोनेंट ऑफ जीरो निकालें जरा अपने कैलकुलेटर में, आई थिंक इट विल बी, इस इक्वेशन का इट विल बी 0.5, मेरा ख्याल है। यानी 0.5 के ऊपर वो ठीक आएगा। एक्सपोनेंट ऑफ जीरो इज 1/, एक्सपोनेंट ऑफ जीरो इज 1, तो देखिए 1/2 हो जाएगा 0.5। ठीक है। तो इस तरह से हम, ये आपको बताने का मकसद ये कि इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को देख सकते हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, आप उसका डेरिवेटिव लेके भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए आपने ग्रेडियंट तो कैलकुलेट करके रखे हुए हैं फॉर एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो अगर आप उसमें एक्स की वैल्यू डालते हैं तो आप एक रेंज निकाल सकते हैं कि किधर जाके ये खराब हो जाए। अच्छा फिर इसकी दूसरा मसला ये है कि इसकी आउटपुट जीरो सेंटर्ड नहीं, यानी नीचे वाली चीज जीरो पे जा रही है और ऊपर वाली तो ये मीन के ऊपर नहीं। और इसकी भी काफी सारी रिपरकशन है डेटा के ऊपर। यानी हम चाहते हैं कि चीजें मीन के ऊपर थोड़ा सा ऑसिलेट करें। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पुराना कॉन्सेप्ट है जिसपे हम ये कहते हैं कि डीसी गेन को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास डेटा जीरो सेंटर्ड हो जाता है, विच मीन्स कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे डेटा को मैप करना चाहते हैं। एक स्टैटिस्टिकल अजम्पशन है पुरानी, और बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। यानी हम हमेशा ये चाहते हैं कि चीजें जीरो के ऊपर बीन हो, उनका उनको मैक्स पे नॉर्मलाइज कर लिया जाए, और वो 0/1 के किसी मिडिल लेयर के ऊपर ऑसिलेट करे, -1 से 1 के बीच में होता तो ये और बात। तो एक ये प्रॉब्लम है। फिर देखिए जब इस प्रॉब्लम का क्या नुकसान होता है, जब हम, अगर हम इसको न्यूरॉन को पॉजिटिव चीज देते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा डिजाइन हुआ। आप कुल्हाड़ी मारते हैं तो कुल्हाड़ी की आगे नोक है ना, तो जब नोक मारेंगे तो वो तो चीजें तोड़ेगी, कुल्हाड़ी से चमचे का काम तो नहीं लिया जा सकता। कुदाल की शक्ल ऐसी है कि आप उससे चमचे का काम ले सकते। किसी बड़े जानवर को अगर आपने खिलाना है तो वो चमचे की तरह है। लेकिन आप देखिए हर हर चीज से तो आप वो काम नहीं ले सकते। तो हमारे पास न्यूरॉन की, मतलब हमारे पास इनपुट अगर एक्स आएगी पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव में जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि ग्रेडियंट्स जिगजैग फैशन में चले। यानी जब हम कदम एक छोटा उठाएं तो हमें पता चले हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, हम फिर छोटा कदम उठाएं। एंड हम ये नहीं चाहते कि हम कोर्स से बहुत हट जाए, यानी हम इस साइड पे चलना शुरू करें तो ग्रेडियंट्स ऐसे हो कि वो हमें ले जाएं बिल्कुल वेस्टवर्ड। हमें रिक्वायरमेंट है कि मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा हो कि कुछ देर में हमें अपनी रेंज के अंदर वो फिर आए। इफ वी, अगर हमने एक राइट पाथ पकड़ लिया तो फिर वो हमें राइट पाथ से हटने। तो अब ये देखिए ये सारा काम इस छोटे से मैथमेटिकल फंक्शन ने करना है, और इसलिए इसकी चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये नहीं कर सकते कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, यानी अब वो नेगेटिव में चढ़ गया तो बस अब वेट्स जो है वो नेगेटिव ही रहेंगे। क्योंकि अगर आपके वेट्स ऐसे सेट हो गए हैं तो वो फिर चलना फिर शुरू हो जाएगा उस तरफ, और फिर उस तरफ जाने का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो लास्टली ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ा सा कंप्यूट इंटेंसिव, यानी इसकी कंप्यूटेशन भी थोड़ी सी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है आप अपने आप से पूछें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे क्या होता है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेटर आपका निकाल रहा है तो क्या कर रहा है कैलकुलेटर, किस की वैल्यू। देखिए आपके कैलकुलेटर से ये एक्सपी निकल रहा है, वो तो ई की वैल्यू 2.7 की कितनी है, वो बात तो नहीं, वो तो है, वो तो एक्सपोनेंशियल नंबर की एक पाई की तरह एक्सपोनेंशियल नंबर की एक वो तो एक रैशनल नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एक फर्क चीज है। साइन ऑफ एक्स क्या होता है, 1/, ई रेज टू, क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर -एक्स। तो ई एक्स के अंदर साइन और कॉस ही छुपे हुए हैं। ठीक है ना, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा था।
ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बेसिकली साइनोसॉइडल समेशन का फंक्शन, 1/फैक्टोरियल आप निकालते हैं साइन के, इवन इवन फंक्शन के कॉस है, और ऑड फंक्शन जो है वो, आप जाके दोबारा से नाइन्थ की बुक खोलें, उसमें ये दिया हुआ है आपको चीज, 9th 10th की बुक। नहीं तो आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में तो ये बात पढ़ी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन एक साइनोसॉइडल फंक्शन। तो जाहिर है कि जब आपने साइनोसॉइडल एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, उसकी ये अप्रोक्सीमेशन, तो अफेक्टिवली आप देखिए तो एक लंबी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को, जो कि एक पावर सीरीज है बेसिकली, और पावर सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज भी पावर सीरीज का एक वेरिएंट है। तो ये बेसिकली एक लंबी सीरीज है। जब आपके पास ये नेटवर्क्स के अंदर आती है तो जाहिर है आपको इसको किसी तरह तो कंप्यूट कर, तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, मगर ये कंप्यूट इंटेंसिव बहुत ज्यादा है। टेंजेंट एच एक्स, ये टेंजेंट हाइपरबोला, तो ये सारे फंक्शन का आपका क्या काम है कि इन सब फंक्शन को घर जाएं और इनको सिंपल देखें। यार अगर मैं कैलकुलेटर दोबारा याद करना पड़ जाए तो tan h ऑफ x कैसे निकाल, तो यू वुड रियलाइज कि वो हाइपरबोलिक एक्स जो है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। यानी ये सारी बेसिकली मुख्तलिफ न्यूमेरिकल सीरीज है जो कैप्चर हुई। कोई और साइन की ऑड की सीरीज है, कोई इवन की है। जो आपने याद है वो पढ़ी थी कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, जिसको आपने चीट शीट बना के रटे लगाए, या 8वीं 9वीं 10वीं। तो ये बेसिकली उन्हीं उन्हीं सीरीज का एक, और इनमें जो कोर सीरीज है वो साइन है और कॉस, बाकी उनसे मिल मिल के फिर बनती है। ऑयलर के रूल्स हैं, ये ऑयलर ने बड़े पुराने बनाए। तो क्या होगा, फिर ये tan एच एक्स भी यही करेगा। अब हमें इसकी शक्ल से नजर आ गया, यानी अब हमें दोबारा मैथमेटिकल नहीं भी करते तो हमें शक्ल से नजर भी आ रहा है कि ये एक मसला तो हल कर रहा है कि ये जीरो सेंटर्ड है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन ये साथ साथ स्क्वॉशिंग तो फिर भी करेगा। जब ये स्क्वॉशिंग करेगा तो ग्रेडियंट तो बनेगी। अब ये जो है ये सैचुरेशन नहीं करता रेलू, दैट इज वाई इट इज सक्सेसफुल। यानी देखिए ये अब नीचे से तो स्क्वॉश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऊपर की तरफ सैचुरेट नहीं कर रहा, ठीक है। और नेगेटिव तो मैं वैसे भी नहीं चाहता, और कंप्यूटेशनली बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मैथ्स का ऑपरेशन लगे। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ एक क्या लगाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से एक कंपैरेटर लगा, यानी एक कंपैरेटर में देखना है कि भाई चीज नेगेटिव तो नहीं है, और बड़ी है तो जीरो कर देना, ठीक है। बायोलॉजिकली भी प्लॉजिबल है, कई लोगों के ख्याल में इस पे उन्होंने काम किया है कि शायद बायोलॉजिकली हम ज्यादा दिमाग इस तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कोई इतना बड़ी बात, तो जीरो सेंटर्ड आउटपुट नहीं है, जो कि बड़ी एक अनॉइंस, इससे आप तंग होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ग्रेडियंट अगर इत्तेफाक से नेगेटिव में चला जाएगा, अब ये बार बार उसको जीरो कर दे। देखिए जब आपका मैक्स जीरो होगा और एक्स कोई नेगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा, देखिए जब एक्स -10 होगा तो क्या होगा, जीरो कंपेयर होगा -10 से, तो जीरो ही रहेगा। इसका मतलब है अगर मैं माइनस में जाना शुरू हो गया हूं, मेरे एक्स, तो वो जीरो पे फंस जाएगा। इट हैज टू नाउ गो टू दी प्लस साइड टू ब्रिंग इट आउट ऑफ दैट जोन, है ना। तो ये वाली इसके अंदर एक इशू, इसलिए अगर एक रैलू मर गया है, वो डेड रैलू है, तो अब वो डेड रैलू कभी एक्टिवेट दोबारा उसको जगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नेगेटिव की साइड पे एक दो चल पड़ा है। अब उधर ही की तरफ वो ढूंढता जा रहा है रास्ता, लेकिन वो जिस जिस मिनिमा पे उसने जाना था वो मिनिमा कहीं और रह गया। सो इट्स अ प्रॉब्लम के रैलू के साथ पीपल व्हाट डू दे डू, वो जीरो की बजाय उसको थोड़ी सी पॉजिटिव बायस देते हैं। यानी बजाय इसके कि वो बिल्कुल जीरो को मैक्स से कंपेयर करें, वो उसकी जगह एक और रैलू बनाते हैं जिसको लीकी रैलू कहते हैं। और वो लीकी रैलू क्या करता है, वो एक्स को कंपेयर करता है एक एक्स की ही बहुत छोटे मल्टीपल्स, यानी कि आप जीरो ना जाए और जो वेट जो एक्स उसमें गया हुआ है, उस एक्स की एक बहुत छोटी फ्रैक्शन देखें। यानी आप देखिए क्या है, एक्स की 1/100 है, तो जो एक्स आया है उसको 1/100 से, अपने आप की 1/100 से कंपेयर करते हैं। तो मैंने नीचे देखे पेपर लिखे हुए हैं, यानी इस सब के ऊपर ये कितना अहम काम है कि लोगों ने पूरे पूरे पेपर लिख के, पेपर में उन्होंने और कोई ज्यादा काम नहीं किए,
उन्होंने एक नया कॉस्ट फंक्शन बनाया है, ये जो फंक्शन है, और इसकी मदद से न्यूरल नेटवर्क ट्रेन, और फिर दिखाया कि हमारा न्यूरल नेटवर्क बेहतर ट्रेन होता है। उसकी जाहिर है उन्होंने मैट्रिक्स निकाला। ठीक हो गया। तो ये अब आपको देखें कि जो लीकी वैल्यू है ये फिर मरेगा नहीं। फिर कुछ लोगों ने इसको 0.01 को फिक्स करने की बजाय उसको पैरामीट्रिक कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि ये आपके हाथ में। अब मजेदार बात क्या हुई, जब ये आपके हाथ में आया तो ये एक पैरामीटर बन गया। अब इसका क्या मतलब? जी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डब्ल्यू की तरह एक ऐसी चीज बन गया जो नेटवर्क लर्न कर ले। देखिए आपने सारी कहानी बनाई है ना जिसमें डब्ल्यू वो लर्न कर रहा है, तो अल्फा भी अब फिर लर्न करना चाहिए उसमें, क्योंकि अब वो एक अननोन पैरामीटर है। तो अगर आपने वो अल्फा, जो कौन सा अच्छा अल्फा है जिसके ऊपर योर हैप्पीनेस मैक्सिमाइजेस, तो इसको भी अब आप लोगों ने आगे से उन्होंने ये किया कि इसको भी नेटवर्क के अंदर कर। अब ये उन्होंने गिमिक्री की, बताने में बहुत आसान है लेकिन जब आप करेंगे तो इट्स क्वाइट ट्रिकी। जैसे जैसे इस तरह नहीं होता मैं आपको एक रूबिक क्यूब दे दूं वो उसी सॉल्व करें, तो फिर आप तीनों कर लेंगे यूट्यूब देखे बगैर, मुझसे खुद भी नहीं हो, बैठे रहेंगे। मतलब आप 8 दिन मेरा ख्याल लगते हैं एक नॉर्मल आदमी को अगर वो रिव्यू क्यूब मुसलसल करे, पेपर जो पब्लिश हुए। यानी अगर आप 8-9 दिन लगे रहे तो फिर कर रहे हैं, इतनी देर आपको लगती है एक नॉर्मल आईक्यू के बंदे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। देखने में तो एक प्रॉब्लम ही है ना कि बॉक्सेस, वो जो स्क्वेयर्स हैं उनको अपनी जगह लगाना है, लेकिन 7-8 डेज लग जाते हैं इफ यू आर यू डोंट रेफर एल्गोरिथम। यूट्यूब से रट्टा मार लेना एक और बात है, लेकिन रट्टा मारने से तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जस्ट सॉल्विंग इट इट्स वो एक इशू है। सो इसमें भी यही है कि फिर आपको वो अल्फा, इसमें भी जो चीजें अपनी जगह पे बिठानी है ना वो, तो एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट्स भी लोगों ने कहे एलू, रेलू की जगह, और उन्होंने कहा कि इसमें रेलू के सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, क्लोज टू जीरो मीन आउटपुट है, नेगेटिव सैचुरेशन रिजीम, कंप्यूटेशन में फिर इसका मसला है कि एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर, मैक्स आउट, मैक्स आउट में लोगों ने कुछ लीनियर फंक्शन मैक्स के अंदर डाल दी। यानी उन्होंने कहा कि ये लीनियर फंक्शन या ये, यानी उन्होंने दो लाइंस को कंपेयर करने लग गए इन अ लार्जर इनपुट्स में, बहुत बड़ी डायमेंशनल की लाइंस, और छोटे में देखेंगे ये डब्ल्यू एक्स प्लस बी वन की एक लाइन है। तो इसमें उन्होंने ट्राई किया कि रेलू और लिकी रेलू सब जनरलाइज हो जाए, यानी उन्होंने कहा कि हम शक्ल तो ऐसी बनाएंगे लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में हो। लाइन देखिए क्या होती है, आप ये लाइन बना रहे हैं ना यू, तो लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। उन्होंने कहा यार ये लाइन में, एक लाइन में कितने पैरामीटर होते हैं, एम होता है और सी होता है। तो उन्होंने कहा ये दोनों लोगों के हाथ में दे दो, डब्ल्यू वन और बी वन। और दूसरी लाइन कौन सी है जो नीचे से यूं जा रही है, तो उन्होंने कहा ये लाइन भी उसके हाथ में दे दो। सो बोथ लाइंस बना दी एक और मैक्स के अंदर फिट कर, सॉर्ट ऑफ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू डू। मगर गुड फेलो ने, जिसने पहली दफा डीप लर्निंग की किताब लिखी, ईएन गुड फेलो, वेरी फेमस रिसर्चर, तो जब जहाँ जिन लोगों ने डीप लर्निंग का नाम फेमस किया, 2013 की किताब है डीप लर्निंग की ना, जो फर्स्ट किताब, फर्स्ट टेक्स्ट बुक लेवल की किताब। तो उन्होंने, इन लोगों ने इस तरह के किताब में भी बहुत सारे बनाए हैं। तो इफ यू टू लो इट्स टू लॉन्ग, आप पूरा नहीं भी पढ़ना देखना चाहते वो सारी चीज, तो आसान बात है, ये मैंने इसलिए एक TLDR आपको दे दी है कि जिसको कहते हैं टू लॉन्ग डोंट रीड, सर मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे बताएं कौन सा इस्तेमाल करें, तो आप रेलू को इस्तेमाल, वेल ट्राइड, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि सिग्मॉइड को यूज मत करो। यानी देखिए अभी एक बंदा ये तो नहीं कहेगा ना, आप एक रिसर्चर हैं तो मैं बाबू क्या होगा कि 100 रिसर्च पेपर पढ़े और फिर ढूंढ के लाए, मतलब वाई टू, आई मीन टोटली इरिटेट यू, यू आर डूइंग अ प्रॉब्लम। आप अभी रिसर्च तो नहीं कर रहे ना कॉस्ट फंक्शंस में, आप रिसर्च किसी और काम पे कर रहे हैं। अब कॉस्ट फंक्शन तो लगाना जरूरी है क्योंकि न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है। तो फिर इसके लिए लोगों ने ये कहा हुआ है कि, मैंने नहीं कहा हुआ, ये स्टैनफोर्ड वालों ने कहा कि आप रेलू को यूज करें। ठीक है, तो ज्यादातर रेलू यूज करते हैं। अब हमने अपने पेपर में एक में रेलू यूज नहीं किया, जो मेरा अपना पेपर, बट उसकी रीजन है, वो फिर पेपर ही पब्लिश इसलिए हुआ है कि हमने एक कॉस्ट फंक्शन और काम के लिए यूज, मतलब आपने एक नया वर्जन नहीं दिया, हमने एक और
एक और बंदे ने वो यूज किया हुआ है, हमने अपने प्रॉब्लम में वो यूज किया है, नेटवर्क एक और यूज किया जी, बिकॉज हमने मैंगोज डिटेक्ट करने थे फार्म्स, और मैंगोज जो है वो अक्लूजन के अंदर होते हैं। तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो दरख्त डिटेक्ट करता हो। और जितने भी नेटवर्क हैं उनके ये लॉस फंक्शन रेलू की बात में नहीं कर रहा, एक और लॉस जो विजन के नेटवर्क में आता है, शायद अगले से अगले लेक्चर में हम बता दें, पिरामिड नेटवर्क। तो ये है तो कॉस्ट फंक्शन। तो उसमें भी मजीद कॉस्ट फंक्शन, तो आप क्लासिक कॉस्ट फंक्शन से वेरिएशन भी कर सकते हैं। इफ यू रियलाइज किया कि जो प्रॉब्लम है ना इट इज डिफरेंट, मुझे इसमें कुछ और डिटेक्ट करना है, कि मुझे मुझे ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और प्ले करना है, तो ये क्लासिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं लगे। कुछ देर में आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी, जब आप 50-100 नेटवर्क ट्रेन करेंगे ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जैसे मिस्त्री को पता है, जो वही वाली मेरी एनालॉजी ठीक चली रही है, कि जब आपको देखेगा आप इधर उधर भाग रहे हैं, तो कहेगा यार अभी बैठ जाए, घंटे बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी ईंट कहाँ लगे। बिकॉज ही नोज की शायद 12-1 बज चुके हैं, आप काफी ख्वार हो चुके हैं, थोड़े ठंडे हो जाए, पानी शानी पी लें। दिस इज हाउ दी ट्यूशन इन एनी हार्ड वर्क। तो ये भी ना सॉर्ट ऑफ लेबर है, इसलिए इसकी एनालॉजी ये अच्छी है। तो दूसरी बात एक्टिवेशन फंक्शन की, ये बात डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओरिजिनल डेटा आमतौर पे ऐसा होता है जैसे आपको लेफ्ट पे नजर आ, जब आप उसको जीरो से ट्रैक करते हैं तो वो बीच में आ जाता है। और देखिए ये बड़ा आसानी से हो जाता है, यानी आप मीन लेते हैं और आपके पास डेटा मीन माइनस हो जाता है डेटा में से। ये माइनस लगा हुआ है ना छोटा सा, तो एक्स में से उसका मीन जब आप माइनस करते हैं तो ये एक सिंपल स्टैटिस्टिकल है कि वो जीरो के ऊपर आ जाएगा। जाहिर है हर एंट्री में से मीन माइनस होगा, तो वो तो ऊपर चढ़ जाएगी ना, फिर जिस जगह पे जीरो, मीन जीरो हो गया। अब जब आप सब में से मीन जी माइनस कर देंगे, तो फिर अब जब मीन लेंगे तो जीरो मीन होगा। ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड भी कर दें, तो फिर आपके पास नॉर्मलाइज डेटा हो जाता है, यानी वो डेटा अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रॉपर मैप होता है। और जब वो मैप होता है तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, यानी अब आपके पास देखिए ना, एक बंदा इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है, एक हल्की आवाज में बोल रहा है, एक सोते में बोल रहा है। आप मुख्तलिफ किस्मों का डेटा लेकर आए, उसमें मुख्तलिफ नॉइजेस हैं, कोई किसी माइक से निकला हुआ है, कोई किसी माइक से निकला हुआ है, कोई। तो आप आवाज की फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलना चाहते, लेकिन उन सबको एप्पल एक ही एप्पल टू एप्पल करना चाहते हैं। तो जीरो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करने से इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ नॉइजेस रिमूव हो जाती, इंफॉर्मेशन रिमूव नहीं होती। ये प्रूवन है नॉर्मल रैंडम वेरिएंस। तो आपको बहुत फायदा होता है, यानी आपके पास जो डीसी गेन्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और डीसी गेन जैसी नॉइजेस, जैसे मैंने 0 से 5 वोल्ट चढ़ाया, तो अगर मैं सब चीजों में 5 वोल्ट चढ़ा हुआ है, तो मैं उनमें से सब में से 5 माइनस करता हूँ, तो वो चीजें तो एक जैसी रहती हैं फॉर माई प्रॉब्लम। तो इन प्रैक्टिस लोग वाइटनिंग भी करते हैं, यानी नॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। वाइटनिंग का मतलब होता है मीन माइनस करना और स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करना। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी करते हैं, जो आपने कहीं पढ़ा होगा किसी कोर्स में, मशीन लर्निंग में, जिसमें आप आइगन वैल्यूज लेते हैं और फिर मैक्सिमम आइगन वैल्यूज के ऊपर डेटा। तो अगर आप बिफोर नॉर्मलाइजेशन डेटा देखें, तो इस तरह इधर उधर स्क्यूड होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैप होता है। इन केस ऑफ इमेज आपका टीएलडीआर क्या है, यानी इसमें भी अब आप रूल, अगर मैंने आपको रूल बताता जा रहा हूँ, पहले में मैंने क्या रूल बताया, पहले पार्ट में कि एक्टिवेशन फंक्शन रेलू यूज करें और सेगमॉइड यूज ना करें। इस केस में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करने की जरूरत, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। आम डेटा में बहुत होती है, जैसे कोई सिंगल डायमेंशनल डेटा। लेकिन इमेज के केस में एक मीन इमेज निकाल के माइनस कर दें तो भी ठीक है। और अगर आरजीबी में पर चैनल मीन ले लेते हैं, तो आर का अलहदा मीन लेंगे, जी का अलहदा लेंगे और बी का अलहदा लेंगे। तो आर का मीन फिर आर से माइनस होगा, और जी का मीन जी से होगा, और बी का मीन बी से होगा। ठीक है। तो लोग दोनों तरह काम करते हैं, एलेक्स नेट में पहला काम हुआ है और वीजीजी में दूसरा काम हुआ है। तो इट इज नॉट कॉमन टू नॉर्मलाइज वेरिएंस। ना ही पीसीए लिया जाता है इमेजेस में, ना ही खास वाइटनिंग की जाती है इमेजेस में। ये इन कामों की जरूरत यूजुअली नहीं है। आप कर भी देंगे तो शायद
शायद नुकसान हो। यानी कोई ट्यूमर का इमेज है, आपने जाए उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी, उसका ट्यूमर भी गायब हो जाए, मतलब यू डोंट नो इट। तो लोग इसलिए अजीबोगरीब फिल्टरिंग इमेज इसमें नहीं करते, अनलेस के यू आर एग्जैक्टली श्योर कि यार ये मैं क्या करना चाह रहा हूं। अगर हम वेट इनिशियलाइजेशन पे हैं, तीसरी चीज पे, तो अगर हम फर्ज करें वेट जीरो कर रहे हैं, इनिट वेट जीरो यूज करें, इनपुट हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, ठीक है, तो क्या होगा? हम अपने आप से पूछते हैं, अगर हम, पहला आइडिया क्या है, अगर देखिए, अगर तो आप जीरो लेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा? तो फिर कैसे हो, फिर ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? चीज चीज का जीरो हो रहा होगा तो ग्रेडियंट भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो फिर मुसीबत ही बन जाएगी, ये तो एक ट्रिवियल मसला है। दूसरा क्या तरीका है कि आप छोटे रैंडम नंबर यूज करें, और रैंडम नंबर कैसे हो, जीरो मीन हो और स्टैंडर्ड डेविएशन। छोटे नेटवर्क के लिए ये अच्छा चलता है, मगर जब नेटवर्क डीपर हो जाता है तो मसला आता है। ठीक है, अगर थोड़ी सी एक्टिवेशन स्टैट्स देखें, यहाँ पे मैंने कुछ आपको नजर आ रहा हूँ, वो बड़ा है काफी, कि हिडन लेयर के कुछ साइजेस दिए हुए, ये कोड हम अगली दफा फिर डिटेल में देखेंगे। तो आप देखिए, हमारे पास इस केस में हमने लेयर्स के ऊपर एक फैन इन और फैन आउट डाला है, यानी कि इनपुट के ऊपर कितने, हम जो रैंडम नंबर है उसकी इनपुट, उसकी उसका मीन हम कितना रखना चाहते हैं, जीरो मीन रखना चाहते हैं या हम नहीं रखना चाहते। तो हिडन लेयर के साइजेस पे स्टैट्स, अगर आप नेटवर्क चलाएं तो आप देखिए, शुरू में तो वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी हुई है ना कुछ तो, स्टोकेस्टिक। तो देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पहली, जो स्क्यूड नहीं है बल्कि नॉर्मल है, और मीन सेंटर्ड है, और दोनों तरफ से उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन एक हमें टेल्स बता रही है, इवन सिमेट्रिक टेल्स। ठीक है, तो शुरू में तो आप देखें है, लेकिन दूसरे दूसरे तक भी वो थोड़ी नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जाया कर। तो छोटे रैंडम नंबर्स में ये मसला हो रहा है कि सारी एक्टिवेशन आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाती है। अब अगर आप बैकवर्ड पास करेंगे तो ग्रेडियंट्स वैनिश हो जाएंगे, बहुत छोटे जो हो चुके हैं, तो फिर दोबारा से वो जीरो हो जाएंगे। तमाम न्यूरॉन सैचुरेट हो चुके हैं, या वो -1 है या 1 है, ऑब्वियसली ग्रेडियंट हमेशा जीरो। तो ये वो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आपने क्या किया, एक इनिशियलाइजेशन जिसको बहुत मशहूर है, वो है जेवियर इनिशियलाइजेशन। और ये देखिए, ये डीप लर्निंग के बड़े पेपर से भी पुरानी बनी हुई, यानी न्यूरल नेटवर्क का प्रॉब्लम ये 2010 से पहले, यानी उस वक्त भी इस पे काम हो रहा है, राइट। तो जेवियर इनिशिएशन क्या है कि ये आपको मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा, उसकी रीजन ये है कि आगे शायद आ भी जाए, कि जेवियर वगैरह अब सारे क्या आ चुके हैं, पाई टॉर्च वगैरह में बिल्ट हो चुके हैं। आप वेट्स को इनिशियलाइज करेंगे तो आपने इस तरह रैंडम नंबर देके तो करना नहीं है, आपने तो पाई टॉर्च का फंक्शन कॉल करना है, पहली लेयर का, इनपुट लेयर का। तो जब आप इनपुट लेयर का फंक्शन कॉल करना है फर्स्ट, हर टूल के अंदर अपना अपना वो होता है, तो जब आप कॉल करेंगे तो आप बताएंगे कि मैं वेट्स को कैसे इनिशियलाइज, तो तब आपने अपने आप से पूछना है कि यार, ये जो मैं कॉमा लगा के जेवियर लिख रहा हूँ, जो मैंने किसी का कोड उठाया है, तो इस जेवियर का क्या मतलब, आगे बात सो आगे बात की बात समझ आ गई। तो जब हम रेडू यूज करते हैं, तो नॉन लीनियरिटी फिर ब्रेक हो जाती है, यानी आगे जब हम फंक्शन करते हैं तो वो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो, तो मुख्तलिफ देखिए लोगों ने काम किए हुए हैं, ये मुख्तलिफ लगा लगा के लोगों ने देखा हुआ है कि क्या रिजल्ट आ। ठीक है, प्रॉपर इनिशियलाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है वेट्स की, और चला आ रहा है, देखिए 2015 तक का तो इसमें मैंने किया हुआ। और भी आगे भी ये मसले आ रहे हैं, अब एलएलएम्स में भी ये प्रॉब्लम आ गई है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की केस में क्या करें, कैसे इनिशियलाइज, तो ये न्यूरल नेटवर्क्स का एक प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब इनिशियल वेट का मतलब क्या है, कि मेरे पास ये पूरा चकचकात का इलाका है सबसे गहरा खड्डा ढूंढने के लिए, तो अब मैं पैरा ड्रॉप करता हूँ और आपको किसी जगह मैंने गिराना भी तो है, तो किस जगह गिराऊं? अगर गहरे खड्डे के ऊपर ही गिरा दूं तो फिर तो आइडियल नहीं हो जाएगा, आप पहले रन में वहां पहुंच जाएंगे। मगर अगर मैं आपको कहीं दूर गिराता हूँ तो कितने खड्डे हैं रास्ते में, तो यू विल बी, ये एक प्रॉब्लम है, और जाहिर है ये उसकी फिलॉसफी के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो तो रहेगा, वो तो खत्म नहीं होगा। तो हम
अगले पार्ट पर आते हैं जिसमें हम बैच नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वजह, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरा बैच ही हमारा इकट्ठा नॉर्मलाइज हो जाए, यानी हम एक लेयर के ऊपर बैच ऑफ एक्टिवेशंस लें, उन सबको नॉर्मलाइज करने हैं, उसको गॉसियन करना, ताकि जब वो आगे जाए तो ये अब वो गिमिक्रीज हैं जो आप लेयर्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो बैच नॉर्मलाइजेशन की अब एक पूरी लेयर आ जाती है, और मैथमेटिकली आपको ये पता चलता है कि जो बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर है, ये भी एक तरह का वही रेगुलराइजेशन फंक्शन जो हमने पहले रेग बनाया था छोटे नेटवर्क में। नाउ दिस इज इन अ बैच नॉर्मलाइजेशन, ये भी एक बड़ा फंक्शन। तो बैच नॉर्मलाइजेशन में आप सिंपल क्या करेंगे, डेटा लेंगे, उसमें से देखिए मीन को माइनस किए, एक्सपेक्टेशन मीन होता है, और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिए। तो अगर ये चीजें आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है तो ये गो डिजाइन अ स्मॉल रैंडम सीरीज साइन एक्स, मैटलैब में या पाइथन, उसको प्लॉट करें, देखें क्या हो रहा है, उसका मीन लें, उसमें से मीन माइनस करें। तो ये थोड़ा सा सीख है, स्पेशली अगर आपने एमएस में थीसिस करना है, क्योंकि ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप डेटा को लेंगे और आपको पता ही नहीं होगा इसके साथ करूँ क्या, तो वो तो सारा रिजल्ट शुरू से ही खराब हो जाएगा। डेटा को प्रिपेयर तो करना है, डेटा साइंस का ये तो मेन एरिया। तो यहाँ पे आप देखें कि नेटवर्क अगर हम देखें तो यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर 2015 में पक्की प्रपोज हुए। हमने कहा कि जब आप फुल्ली कनेक्टेड लेयर से बाहर आते हैं तो एक पूरी लेयर ही लोगों ने बना दी बैच नॉर्मलाइजेशन, यानी जितने भी एक्टिवेशन मैप आ रहे हैं लास्ट टाइम आपने देखा था, वो सारे बैच नॉर्मलाइज कर। ठीक है, ताकि हमारे पास डेटा जो है वो गाउसियन हो जाए, और सारा काम हो क्यों रहा है, ये सब क्वारी क्यों करनी पड़ रही है, ताकि ग्रेडियंट जीरो हो। अगर ग्रेडियंट जीरो हो गए तो सारा सिस्टम अब कुछ भी नहीं, ना नेटवर्क चलेगा ही, आप रन करेंगे वो टुम करके जीरो हो जाएगा। अब आप क्या फिर करें, और जाहिर है आपने, आपका मकसद सबसे बड़ा ट्रेनिंग में क्या है कि लूप चलना शुरू हो और लॉस शुरू में ज्यादा हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, फर्ज करें आप नेटवर्क चलाते हैं और लॉस जीरो है, इसको क्या मतलब। तो देखिए आइडियल होगा मतलब क्या है कि ओवरफिट हो रही, ओवरफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं मुझसे आपने कहा, मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जो मैंने मेमोराइज किया, तो मेरा नेटवर्क तो ट्रेन है, लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछते मैं जवाब दे देता। इसका मतलब ये है कि मुझसे कोई नया सवाल पूछेंगे तो भी चलो। तो अब आप 10 सवाल पूछते हैं, मैं 10 के जवाब देता हूँ। फिर आप 100 पूछते हैं, मैं 100 के भी जवाब दे देता हूँ। अब आप कहते हैं यार ये तो अब वो ये जो बात कह रही है कि आइडियल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं उस सवालों पे ट्रेन हुआ हूँ जो आप मुझसे पूछते हैं। अब आप एक और बच्चा लाए बाहर से, उससे का सवाल पूछे सर से, जैसे पूछा मैं फेल हो गया। यानी जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आऊंगा तो मुझे ऐसा डेटा आएगा जो मैं एक दफा भी नहीं चल। सो इट्स लाइक के C/10 में जिस किस्म की बिल्लियां हैं, मैंने सारी आपको दिखा दी है, तो मैं मेमोराइज कर ली है KNN की। अब मैं एक्चुअल बिल्ली की तस्वीर खींचूंगा कैमरे से बाहर जाके मोबाइल से, मेरा नेटवर्क फेल हो, मे भी उसने ऐसी चीज लर्न कर ली है कि 32 बाय 32 के ऊपर ट्रेन हो गया है कि इतने छोटे में फौरन पकड़ता है। सम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन लर्न कर ली है जो ओवरफिट कर, दिस इज व्हाट इज ओवर। तो हमारे पास हम अब इस किस्म के बहुत से प्रॉब्लम है, और मैंने सिर्फ सवाल लिखे हैं, जरूरी नहीं कि ये आपसे कोई इनके वायवे नहीं होंगे। कि देखिए बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर अब 10H को क्यों दी जा रही है, तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपका जब भी सामने नेटवर्क आए, आप पूछे यार ये लेयर क्यों लगी, ये लेयर क्यों लगी, ये लेयर क्यों लगी। 100 लेयर है तो 100 दफा पूछे यार ये लेयर्स क्यों लगी हुई हैं? ये क्या मकसद, क्योंकि नेटवर्क तो बड़े बड़े हैं। तो इसमें आप पूरे मैथमेटिक्स तो डिराइव नहीं कर सकते हाथ से, लेकिन आप सेंसिबली सोच सकते हैं। तो देखिए टोटल मिला के नेटवर्क की लेयर्स की टाइप्स 6 7 8 10, उन्हीं को आगे पीछे कर, फुली कनेक्टेड है, 10H है, BN है, ड्रॉप आउट है, फलां है। तो आपने इन्हीं के साथ खेलना है ना, ये कुछ ब्लॉक्स हैं, इनको किस फॉर्मेशन में लगाया गया है, इनमें यूनिट्स कितने रखे गए हैं, इनमें कॉस्ट फंक्शन क्या चूज किए गए,
किसको किसके बाद लगाया गया है, किसको किससे पहले लगाया गया है। अब क्लासेस, अगर एंड में क्लासेस उठानी है तो फुली कनेक्टेड लेयर नहीं लगाएंगे तो वो नहीं लड़ सकेंगे। सो ये वाली चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि वैसे। तो बैच नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपके नोट्स में थोड़ा बहुत मैथ्स दे दिया है, वी कैन स्किप इट। हमें हमें इसकी उसको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल मीन लिए हुए हैं, आप अगर देखें कुछ भी नहीं है, एक्स को जमा किया हुआ है और टोटल एक्स से डिवाइड किया, एक्स में से उसका मीन माइनस किया हुआ, स्क्वायर किया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है जो स्टैटिस्टिक्स के 101 में सब लोग पढ़ते हैं। तो इट्स नथिंग, इसमें कोई बहुत ना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं होता न्यूरल नेटवर्क्स। इट्स अ वेरी, हाँ कोरिलेशन कोवेरियंस का तो सिंपल फॉर्म। कोवेरियंस मैट्रिसेस निकलेंगी, जैकोबियन निकल आएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था ग्रेडियंट्स के। इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो कमिंग बैक टू पार्ट वन, अब आप करेंगे क्या क्या। पहले स्टेप पे प्री प्रोसेस करेंगे डेटा, समझ गए आप। मीन लेंगे, वेरिएंस लेंगे, कुछ चॉइसेस है वो आपने लेंगे। दूसरे स्टेप पे आर्किटेक्चर चूज करेंगे, मैं कितने यूनिट रखूं, क्या रखूं, नेटवर्क तो बनाना है ना, लेयर्स कौन सी रखूं। फिर देखेंगे, डबल चेक करेंगे लॉस रीजनेबल है। अब देखें रन किया ना हमने और रेगुलराइजेशन को डिसेबल कर दिया, तो लॉस क्या आया, 2.3 आया। ये आप हमारे अपने कोड के अंदर उधर से लिया। तो लॉस टू करेक्ट फॉर 10 क्लासेस के लिए ठीक है। यहां से हमने ग्रेडियंट देखे, क्या ग्रेडियंट शुरू में ही तो जीरो नहीं हो रहे। देखिए शुरू में जीरो नहीं है तो 2 दिन कोड चलाने की जरूरत तो नहीं है, 5-10 वैल्यू करके वो नजर आ रहा है कि नहीं हो। हमने अगला लूप दिया, लॉस नीचे नहीं हो रहा बल्कि बढ़, वी आर हैप्पी। एकदम जीरो हो जाए तो इसका मतलब है बस वो कोई ओवरफिट कर गया, बड़े काम। तो शुरू में जिटरी होगा तो इट्स नॉट बैड नहीं, क्योंकि देखें मैं इधर ड्रॉप हूँ, इधर चक शहजाद में, तो अब पहली दफा होता है मैं खड्डे में ना जाऊं, चढ़ाई चढ़ जाऊं। दूसरी दफा तो शुरू में जिटरी हो ना, तो मुझे ये काम करना है। अभी मैंने इसमें नहीं किया, लेकिन आप 50-100, हम लोग नॉर्मली जब ट्रेन करते हैं तो अगर हमने 100 ईपॉक्स पे चलाना है या 1000 पे, तो हम 10 ईपॉक्स पे चला देते हैं आधा घंटे। वो नजर आने लग जाता है कि आधे घंटे में आपको क्या वो नीचे आना शुरू। तो बेटर टू वेस्ट 48 हाफ एन आवर देन 48 आवर्स। ठीक है। अब देखें आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रेन करके एंड मेकिंग श्योर इट कैन ओवरफिट। ओवरफिटिंग का मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क गलत बना, ओवरफिटिंग का मतलब है कि चॉइसेस में कोई मसला होता है। तो अगर आप 20 एग्जाम्पल पे करते हैं और नेटवर्क ओवरफिट कर रहा है, इसका मतलब बाकी चॉइसेस तो सारी ठीक है। हमें रेगुलराइजेशन ये डालेंगे तो वो ओवरफिट करना बंद करते हैं, तो हम रेगुलराइजेशन 0 करते हैं और सिंपल वनीला ग्रेडियंट सेट लेके लेट्स डू डू एन ओवर। फिर हम ट्रेन करते हैं और देखते हैं कि एक्यूरेसी ना गिरना शुरू हो गई, एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो गई है और लॉस, और थोड़ी देर में एक्यूरेसी 100% हो, तो वी आर हैप्पी कि यार ये चल, ये कोड अपलोड हुआ है। आई एम, आप जाना चाहें तो चला लें, पे जा, आधे पौने घंटे में चल जाता है, लंबा कोड तो है। ठीक है। अब आप कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मैंने रेगुलराइजेशन 0 की हुई थी, अब मैं रेगुलराइजेशन डालता हूं। अब जो बड़े नेटवर्क हैं उनमें 25-25 हाइपर पैरामीटर, आप पेपर लिखते हैं तो आपको बताने होते हैं ये 10 हाइपर पैरामीटर, ज्यादा भी हो जाते हैं लेकिन 25-25 बहुत ज्यादा नहीं होते इतने, 10-9 चॉइसेस। तो जाहिर है आप यही चाहते हैं ना कि यार पहले मैं बाकी चॉइसेस को छोड़ दूं, एक को लूं, फिर दूसरी को लूं, फिर दोनों को जमा करूं, तीसरी को लूं। सो यू गो अ लिटिल स्लो। आपने देखा लॉस तो चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपने लर्निंग रेट 1.0000006 रखा, रेगुलराइजेशन 0.0000001 रखी हुई। ठीक है। तो आपने देखा यार ये तो कांस्टेंट है, आपके दिमाग में फौरन क्या आना चाहिए, यार मैं इसको प्लॉट करूंगा ये तो सीधी लाइन होगी, कांस्टेंट जो है। तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम इन प्लॉटिंग। तो लर्निंग रेट प्रोबेबली टू लो है। मैंने साथ देखे प्रोबेबली लिखा हुआ, कोई इसमें कोई इस तरह एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो आपने थोड़ा सा चेंज किया, -5 कर दिया, एक जीरो कम कर दिया। अब क्या हो रहा है, ठीक है, लॉस नॉट गोइंग डाउन,
लर्निंग रेट टू लो है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई लर्निंग रेट। अब एकदम लर्निंग रेट बढ़ा दिया, बहुत बड़ा कर दिया, एक तनी 1 लाख 1 मिलियन कर दी। तो आप अब वो सारे देखिए, ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन हायर लर्निंग रेट, लॉस नीचे नहीं हो रहा, लॉस एक्सप्लोड कर रहा है। ठीक है, आहिस्ता 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 आप इस स्टेज पे आ जाओ, ये आइडियल स्टेज। एक्यूरेसी बढ़ रही है ट्रेनिंग की, वैलिडेशन की उससे कम है लेकिन बढ़ रही है, उससे कम है, इसका मतलब है उनमें गैप है, उनमें गैप अच्छा है। अगर दोनों में गैप नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने मुझे 50 नंबर याद कराए थे, अब 51 नंबर पूछा है, मुझे वो भी याद है, अब 50 सेकंड पूछा है वो भी याद है, तो फिर मैंने कोई चीटिंग की हुई है, कहीं से आपकी लिस्ट मेरे हत्थे चढ़ गई, तभी तो बताई जा रहा हूं। अगर आपने मुझे कहा सर मैं आपको फर्स्ट 50 प्राइम नंबर याद करा दूंगा, मैंने याद कर ली 135, अब आपने कहा सर 8069 प्राइम है और नहीं, प्राइम 8071 प्राइम है कि नहीं? अब आप लोग बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। तो हमारा न्यूरल नेटवर्क प्राइम नंबर्स को ढूंढने पे तो ट्रेन नहीं हुआ। बाय द वे, प्राइम नंबर्स को न्यूरल नेटवर्क शायद ढूंढ भी नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ इट्स अ इट इज नॉट अ सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई तो करना है, लेकिन प्राइम और नॉट प्राइम की जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, वो डेटा की बेस पे उसकी रिप्रेजेंटेशन लर्न नहीं हो सकती। वैसे ख्याल आ गया, जाके देखिएगा, क्या पता अच्छी रिसर्च निकले। सो ट्रेन ट्रेन लॉस और एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास इस तरह के गैप होने चाहिए। देखिए, वेरी हाई लर्निंग रेट के ऊपर एकदम से लॉस चढ़ना शुरू हो गया, शुरू की इपॉक पे। इपॉक क्या होती है? वन साइकिल ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें सारे डेटा चढ़ जाए। क्योंकि आजकल डेटा इतना ज्यादा होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि लेट्स से देखिए आपका 2 मिलियन इमेज, तो आप फिर इपॉक को भी तोड़ते हैं, दो 50-50 हजार इमेज करके न्यूरल नेटवर्क ट्रेन बैचेस में। तो अगर आप कोड्स देखेंगे ना, तो ईपॉक आ रहा होगा, 100 में आ रहा होगा, उसके अंदर भी फिर छोटे छोटे वो ईपॉक्स ही होते हैं, छोटे छोटे। लेकिन ईपॉक नहीं कहते, ईपॉक का मतलब होता है पूरा जमाना नेटवर्क पे गुजर गया है, यानी उसने सारा डेटा एक दफा देख लिया। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड यानी एक दफा वेट्स अपडेट हो, सारा डेटा देख। हाँ, एक सर्कल विद कंप्लीट डेटा। देखिए, एक सर्कल तो तब भी हो जाएगा ना कि मैं सी फार में से 10-10 इमेज देता हूँ, लेकिन मैंने सारा डेटा उसको दिखा दिया ट्रेनिंग का, सारा देख के उसको पता चला ना, कोई डार्क इमेज है, कोई क्लूडेड है, किसी में बिल्ली की दुम सोफे में फंसी हुई है, किसी में जो है बिल्ली के कान काले हैं, तो उसने सारा डेटा एक दफा देख लिए, जो लर्न करना था पहले चक्कर में उसने लर्न कर ली। सो दिस इज हाउ इट इज। फिर हम क्रॉस वैलिडेशन की स्टेजेस चलते हैं, यानी हम मैंने आपको क्रॉस वैलिडेशन KNN में पढ़ाई थी, ये वही क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो आपको थोड़े से इपॉक में रफ आइडिया मिल जाता है। सेकंड स्टेज में आप लॉन्ग रनिंग लाइन करते हैं, दोबारा से उसको चलाते हैं और रिपीट करते हैं। तो 5 इपॉक्स के लिए हमने कोअर सर्च की। आप देखिए, वैलिडेशन एक्यूरेसी 0.4 थी, फिर 0.2 हो गई, फिर 0.4 हो गई। अब ये देखिए, ये इपॉक चलती जा रही। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि यार इसका पैटर्न क्या हो रहा है, यार गुड, यार इट इज चेंजिंग, तो वी से इन आवर माइंड इट इज नाइस, समथिंग इज हैपनिंग, दैट मीन्स कि चेंज हो रही है ना, तो चेंज इज गुड। मतलब नेटवर्क कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, तभी बार बार वैलिडेशन चेंज हो रही है। कांस्टेंट है ना, तो फिर नहीं है ना बेहतर। अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा यार थोड़ा फाइनल सर्च करते हैं, जरा डिटेल में देखते हैं ये क्या हो रहा है। यानी बड़े लेवल पे तो नजर आ गया, देखिए बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, 0.4 0.2 0.4 0.07 0.1, तो बड़े उस पे हमने कहा यार गुड, इट इज वर्किंग। अब हम जरा इन डेप्थ देखते हैं कि वो जो हो रही है चेंजेस, वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, वो ज्यादा हो रही है, तेजी से कम हो रही है, तेजी से ज्यादा हो रही है। देखिए, ये फाइनल सर्चेस है। बड़ी चर्च तो ये है, लोग काम कर रहे हैं भाई, मैं आया हूँ सब कर रहे हैं जी, सारे मजदूर काम पे लगे। अब फिर कहता हूँ यार, काम पे लग गए हैं, ये ट्रेन हो गए हैं कि काम करते हैं, जब मैं चला भी जाता हूँ तो ये काम करते हैं।
बट अब मैं देखना चाहता हूँ यार कौन कितना काम कर रहा है, कोई अकल का काम भी कर रहे हैं या बस ऐसे ही फिर रहे हैं घर के। सो दिस इज हाउ यू यू हैव एन आर्किटेक्चर एट प्लेस। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एन एनालॉजी फ्रॉम आर्किटेक्चर, क्योंकि एक आर्किटेक्चर है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स लगे हुए हैं। आप गलत गलत लेयर्स को जोड़ा हुआ है तो कुछ देर के बाद वो ब्रेक करेगा, तुक्के में वो नहीं चलेगा। तो बट दिस क्रॉस वैलिडेशन रिजल्ट इज वरिंग वाई। जब आप जाएं तो आप देखिएगा कोड रन करना, इसको ना देखें। ठीक है। सो बहुत सारे फिर हाइपर पैरामीटर के भी प्रॉब्लम रिजल्ट्स होते हैं। यानी लोगों ने फिर ये काम तो करके कर लिया है, देन दे डेवलप मैथमेटिक्स फॉर इट। नाउ इट्स अ होल साइंस। ठीक है, ब्लैक बॉक्स एचपीओ कहते हैं, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। एचपीओ अब एक फुल फ्लेज साइंस, एक पीएचडी है। क्योंकि लोगों ने कहा कि जी हाइपर पैरामीटर एक सेट है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, व्हाट इज द ऑप्टिमल सेट, थ्योराइज कर लिया। तो मेरे प्रॉब्लम के लिए विच इज द ऑप्टिमल सेट, क्योंकि उस सेट में तो इनफाइनाइट ऑप्शंस आ सकती है। अब लर्निंग रेट तो देखिए इनफाइनाइट है, वेट्स की इनिशियलाइजेशन इनफाइनाइट है, वो जो अल्फा था जो मर्जी रख लें। सो जब आप इतना बड़ा नंबर पे आ जाते हैं तो फिर दे थॉट के यार रैंडम सर्च वर्सेस ग्रिड लेआउट्स। और ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है कि इसमें फिर बहुत सारी आगे चीजें आती हैं। यानी लोग उसके अंदर फिर एचपीओ के अंदर लोग बहुत काम करते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को एमएस कराई हुई है सिर्फ एचपीओ, ठीक है, सिर्फ हाइपर पैरामीटर, एक चलते हुए नेटवर्क की हाइपर पैरामीटर्स पे कुछ करना। सो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, इट्स मैथमेटिकली इंटेंस। इसमें आपने एक्सपेरिमेंट्स तो देखे, वेल नोन है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो किस वक्त सही चलते हैं, वो फ्लेवर क्या है। तो ये इस तरह ही आपको मैंने सिखा दिया यार केक कैसा बना। अब मैं कहता हूँ यार ये केक का टेस्टर है नवीद, इसका जायका बेस्ट। तो जब ये कहेगा ना कि केक अच्छा बने, अब एक सारे केक बनाते हैं, एक केक पे कहता है, तीन पे कहता है सर ये अच्छे बने। अब हम सारे पूछते हैं भाई ये अच्छे बने हैं तो हमने क्या गलत किए। अब ये नहीं बता सकते। ये कहता है जी जो मेरी अम्मी के हाथ का पराठा है ना वो अच्छा होता है। अब मेरी अम्मी का पराठा खाते हैं मजा नहीं आता, तुम्हारी अम्मी के हाथ में खाते हैं नहीं मजा आता, मगर अपनी अम्मी का खाते हैं मजा आता है। अब वो हम कहते हैं यार, अब हमारी अम्मियां भी आ जाती हैं इसकी अम्मी के पास कि भाई हमें बताएं पराठा कैसे बनाए। वो कहती है जी हमारे बच्चों को तो हमारा अच्छा लगता है। दैट दिस हैपेंस। तो इट इज लाइक अ फ्लेवर, आपको उसमें मजा आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा। बट अब ये तो एक साइंस है, इसमें तो या वो बिल्ली है या वो नहीं है। अब आप पूछना चाहते हैं यार ये बिल्ली तो है, ये तो सबको पता है, मगर तुम्हारा नेटवर्क तो ये बिल्ली निकाल लेता है और मेरा नहीं निकालता, हालांकि मैं भी यही काम कर रहा हूँ। तो पॉइंट इसके मैंने कौन से हाइपर पैरामीटर ऐसे रखे हैं। और फिर यहाँ पे ये भी होता है कि आपके हाइपर पैरामीटर भी रिजल्ट दे देते हैं और इसके भी दे देते हैं और मेरे भी दे देते हैं। अब आप फंस जाते हैं, कहते हैं यार अब किसके बेहतरीन है। सारों के ऊपर ही बिल्ली तो निकल रही। तो अगर आप कहते हैं सर आपने जो कोड दिया था लर्निंग रेट से मैंने 0.006 नहीं रखा, मैंने 0.007 रख लिया, रिजल्ट तो सेम है सर। तो अब मैं कैसे बताऊं 7 सही है। दिस इज एचपी कि विच इज बेटर। ये बहुत मुश्किल, कहने को बहुत आसान था लेकिन मैंने आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताई है कि वो मुश्किल ही रहेगा। आप वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं, ये आते हैं थोड़ा थोड़ा वेरी कर देते हैं फिर भी सब कुछ सही चलता है। अब इस तरह आम साइंस में तो नहीं होता था। अगर आप एरोडायनेमिक्स में काम कर रहे हैं या कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं तो इस तरह तो नहीं होता कि मन मर्जी से वो चलता रहे। तो इस यहाँ पे वो एक्सप्लेनेबिलिटी वाली बात मैंने आपको बताई। तो देन देर आर डैशबोर्ड लाइक दिस, क्रॉस वैलिडेशन के कमांड्स। अब ये टूल्स बन चुके हैं। टूल्स कैसे बन चुके हैं, अब स्क्रीन्स बन चुकी हैं। पाईटॉर्च वगैरह आपको स्क्रीन देते हैं, एप्स आ चुकी हैं। आप अपने घर में काम शाम कर रहे हैं साथ साथ अपना नेटवर्क देख रहे हैं, ट्रेन हो रहा है कि कैसे चल। आप किसी क्लास पढ़ा रहे हैं साथ, आप थोड़ी देर बाद देख लेते हैं मेरा नेटवर्क ट्रेन हो, क्योंकि वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो वो जाता है और पुल होता रहता है। आपने फौरन देख लिया यार मेरी कर्व जो है ना बड़ी देर से जिटर कर रही है। इस वक्त नेटवर्क, ऐसे ऐसे नेटवर्क्स हैं
जिनके ट्रेन होने में 390 दिन रहते हैं, 400 दिन रहते हैं, लैंग्वेज मॉडल स्पेशली जो अब बड़े बड़े हैं। मतलब अब ये ब्लूम वगैरह के नेटवर्क ट्रेन हो रहे हैं एक एक साल से। यानी अब ये आप उनकी वैसे जो कहते हैं जी स्टिल 300 डेज लेफ्ट। जाहिर है यार, एक लोगों ने 70 लैंग्वेज पे अगर नेटवर्क बनाए बैठे, तो कितने बड़ी वो है, एक लैंग्वेज में बनाना। और अभी अगली दफा हम एनएलपी में देखेंगे, और इतनी सारी लैंग्वेजेस को पे ट्यून करना लैंग्वेज मॉडल्स, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स के मॉडल ब्लूम वगैरह के बड़े ह्यूज मॉडल, इकोनॉमिक डेटा सेट्स उनको दिए हुए हैं, वो ट्रेन हुए जा। हाँ हाँ, तो एक नेटवर्क की ट्रेनिंग में ना, आप पढ़े, बहुत सही कहते हैं डॉक्टर साजिद के, बहुत ज्यादा एनर्जी। वो फुटबॉल खेलते हैं ना सर साजिद बशीर, हमारे तो बचपन से दोस्त हैं। हाँ तो वो सही कहते हैं, सही, ही इज राइट। वो एनर्जी इंटेंसिव है, और इस पे काम हो रहा है इनके कार्बन फुटप्रिंट्स। ये भी एक रिसर्च एरिया, इट्स अ गुड एमएस टॉपिक। ये को बहुत कम लोग काम कर रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ट्रेनिंग दी न्यूरल नेटवर्क्स। इट्स अ गुड एरिया कि कितने, क्यों किया जाए, मतलब इज इट वर्थ इट। और आप जब, आप किस तरह पे ट्यून अप करें, तो इस पे लोग जाहिर है काम करें। तो दिस इज दी मॉनिटरिंग ऑफ। तो अगर आप लॉस को देखें, लॉस गिर रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम, बैड इनिशियलाइजेशन है। ये क्यों हो रहा है देखें, सिंपल सी कर्व है, मगर आप नोट करें ना, मैं देखता हूँ, मैं आप कहते हैं सर रेड पे ट्रेन हो गए, लेकिन दूसरा बंदा कहता है यार ये इतनी देर, इतनी इपॉक्स तक तो ये कांस्टेंट है, फिर एकदम गिरने लग गया। तो क्या वजह हुई है? कुछ ऐसा हुआ है कि यार तुमने इनिशियलाइजेशन के वक्त ना कुछ की। नाउ ये दिस इज इंट्यूशन, क्योंकि आपने देख लिया है, चीजें तो 6 7 ही हैं, उन्हीं में से एक कल्प्रिट हो सकती है। 50 100 चीजें तो नहीं है कि हमें सोचना पड़े। तो समथिंग इज रॉन्ग, लर्निंग रेट, वेट इनिशियलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का तरीका, डेटा की प्री प्रोसेस, बस और क्या। तो मॉनिटर एंड विजुअलाइज बिग गैप, ओवर फिटिंग, नो गैप। देखिए, गैप बहुत बड़ा भी नहीं होना, गैप जीरो भी नहीं होना। अब ये भी बड़ा देखिए ट्रिकी मसला है, फिर गैप कितना हो। अब बिग का लफ्ज से तो नहीं पता चलता। बिग इज जस्ट एन इंग्लिश वर्ड, हाउ बिग इज बिग, बिग है। तो अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है किसी प्रॉब्लम, और इसलिए धड़ाधड़ पेपर पब्लिश होते हैं। अभी परसों मैंने एक पेपर देखा, उन्होंने 1400 पता नहीं कितने पेपर का एनालिसिस किया, और उसमें से उन्होंने कहा है कि 60% से भी ऊपर पेपर हैं जिन्होंने रिजल्ट्स न्यूरल नेटवर्क के जो बताए, वो प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं होते, पेपर तो पब्लिश हो, लोगों ने पीएचडी भी कर ली हो। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकली वेरीफाई होना उस प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट। उन्होंने इतना मेहनत की है, साल लगा के, 2 साल, उन्होंने उन नेटवर्क्स को लिया है, उनको मॉडलों को ट्रेन किया है, फिर उनको प्रैक्टिकली, ह्यूज वर्क, किसी बड़ी लैब ने किया हो। उनकी रिसर्च भी इस पे ही है, रिजल्ट्स की रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी उनका असल में काम यही है कि आप जो काम करते हैं वो, फिर आप तो कह देते हैं बहुत अच्छा है, दूसरा कैसे बताया, आप आपका कंप्यूटर लेके जाए साथ, इतने सारे काम आपने उसमें कोडिंग की भी है। यस, तो ये, हाँ, तो आप लोगों के जब तक टाइम आएगा तो ये ज्यादा मुश्किल होगा। हमारे केस में तो हमारे पेपर पब्लिश कई हो गए होंगे ना जिस तरह के, वो हुए। लेकिन ये कि अब आप जब आएंगे तो और सिस्टम्स बेहतर हो जाएंगे, तो सारे सिस्टम बेहतर होंगे, तो आपको थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम को जरा फोकस भी करना जरूरी। अच्छा, उसका फायदा भी है आपको, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा हो गई, चीजें स्टेबल हो गई, टेक्स्ट बुक्स आ गई। देखिए 10 साल पहले तो टेक्स्ट बुक्स नहीं थी ना। तो जाहिर है उस अभी जिसका, अब हमारे जो 5 6 साल पहले पेपर में लिए, तो उस वक्त अच्छी टेक्स्ट बुक्स तो नहीं थी। तो हैंड्स ऑन कोडिंग आ गई है, यूट्यूब भरी पड़ी है, कोर्सेज अब हो गए हैं, तो जाहिर है कि ये चीजें थोड़ी सी बड़ी अच्छी स्टेबल हो गई। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग तो है ना पूरा। सो वेट अपडेट्स के लिए लोग ये भी करते हैं। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीका है, लेकिन सम हाउ दे रीच दिस पॉइंट। वो क्या, कि ट्रैक करें रेशियो ऑफ वेट की अपडेट
यानी जो आपका वेट अपडेट हो रहा है ना, देखिए वेट की अपडेट क्या है, जितना ग्रेडियंट है उसमें जमा करना, यानी ये है ना वेट अपडेट। वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस अपडेट। तो जितना आपने अपडेट करना है, जो मैंने आपको याद है ग्रेडियंट में जो अपने हाथ से न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें अपडेट किया था ना, वो जो डेल्टा, तो वो जो डेल्टा है, उस डेल्टा को जरा सा आप ऑब्जर्व करें। तो वो ये कहते हैं कि जो आपका अपडेट का स्केल है, यानी जिस स्केल से आप अपडेट कर रहे हैं, उसको डिवाइड करें पैरामीटर के स्केल से। हमेशा प्रिंट देखते थे, देखिए ये वापस जाएगा डब्ल्यू इसके अंदर, और इसके अंदर नया पैरामीटर बनेगा। तो आप जो वेट का नया मैग्नीट्यूड होगा उसको डिवाइड करते रहे जितना आपका अपडेट का स्केल है। अपडेट का स्केल तो फिक्स है, तो आपको नजर आएगा कि कहीं वेट बहुत ज्यादा तो अपडेट नहीं हो गया। इट्स लाइक यू हैव टेकन वेट जो है वो यहां से एकदम यहाँ गया। तो अगर ये होने लग जाए तो जरा सा रुके कि ये क्यों हो रहा है। अब ये बस ऐसे एक गिमिक्री है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग गिमिक्री। यानी उन्होंने अपने वेट्स को बजाय इसके कि वो 50 ग्राफ लगा के बैठे हो, कह रहे हैं जैसे कमांड सेंटर कह रहे हैं अब इसको भूल जाए, इसको क्या क्या देखें, उसकी वजह उसने कहा यार ये चीज अगर देखें ना, तो मैक्सिमम नेटवर्क्स की बीमारियां जो है ना पकड़ी जाती। ये वो रीजंस हैं जिसपे आप कहते हैं, जो आप जैसे मेरे पास आएंगे कि सर हमारा नेटवर्क नहीं ट्रेन हो रहा, ट्रेन हो गया। तो मैं क्या करूँ, ये वही काम है जो वो कोई बंदा जा रहा है वो कह रहा है यार तंदूर पे, यार आप नान लगाने मुझसे तो नहीं लग रहा। हालांकि सब नजर तो सबको आ रहा है कि वो यूं करता है और नीचे डालता है, लेकिन somehow दिस, तो ये गिमिक्रीज लोगों ने ढूंढी होती है। यानी उनको एक फीलिंग आ जाती है कि यार ये नहीं चलेगा, यार इतना लर्निंग रेट तो कभी भी नहीं चलता। मैंने बहुत दफा ये काम किया, इस इमेज पे तो यार इतना नहीं चलेगा। 50,000 का डेटा सेट तो कोलैब नहीं लेती भाई, 14 जीबी की रैम में नहीं आता पूरा, हमने बहुत दफा किया। अब आपने भी कर लिया ना, अब आप अगले बंदे को यही कहेंगे कि यार 32 बाई 32 का इमेज हो ना, तो कोलैब में नहीं पूरा आता 50,000, अलग इतना छोटा होता है। बिकॉज आपने अब एक दो हाथ से उसका साइज निकाल लिया और आपको पता चल गया वो कितना बड़ा है, तो आपको पता है कि ये रैम में पूरा नहीं आता। सो दिस वाज ऑल। हमने अच्छा आई थिंक लेक्चर है, इट वाज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल। अगली दफा भी हमारा यही है, इसी तरह का एक और सेशन होगा जिसमें हम अ, थोड़ी सी चीजें बच गई हैं वो देखेंगे, और साथ ही फिर मैं आपको उससे अगले पे करा दूंगा जो कि हमारा थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स है मगर बहुत इंटरेस्टिंग। यानी ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हमें बिल्कुल एक एक यूनिक चीज हो, और वो मतलब रेयरली पढ़ाई जाती है, क्योंकि आमतौर पे ये कोर्स तकरीबन इस जगह के ऊपर खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद हम यूं करते होते हैं, और आपके पास भी ऑप्शन है कि हम 2 हफ्ते या हफ्ता लेते होते हैं इस कोर्स में कि प्रोजेक्ट। सो इट इज अप टू यू। अगर आप एक CNN डेवलप करना चाहते हैं एज अ प्रोजेक्ट, बट फिर उसकी ग्रेडिंग होगी, तो आप उसको कर सकते हैं। मतलब मैंने शुरू में रखा नहीं था होमवर्क टाइप, लेकिन हमारे साथ PhD स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप एक प्रॉब्लम उठाएं और कर लें। तो दिस कैन बी हैपन। आप मुझे बता दें, मेल कर दें कि सर हम प्रॉब्लम लेना चाहते हैं, तो देन आई विल गिव यू अ टेस्ट प्रॉब्लम ऑफ डिजाइनिंग समथिंग। अपनी मर्जी नहीं होगी। इसी कोर्स के अगले 2 हफ्ते, सो देन वील हैव ट्यूटोरियल सेशंस जिसमें आपका प्रॉब्लम डिस्कस होगा लेक्चर में कि आप कहाँ फंसे। बट फॉर दैट वील हैव टू बी ऑन ऑल ऑफ अस जो डिस्टेंट लर्नर भी हैं, इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आमतौर पे एक ही दफा ही हम कर सकें, नॉट हियरिंग एंड नस्ट। तो ये फायदा होता है आपको थ्योरी पढ़ते पढ़ते। अगर अब आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए, एक डेटा सेट दिया जाए जो जिसके ट्यूटोरियल अवेलेबल ना हो इंटरनेट पे, यू कांट लेट्स से गूगल इट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। इवन अगर हो भी, तो भी आप किसी का कोड उठाएंगे तो भी बहुत लंबा काम, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर अगर आप बताएंगे तो आई डिजाइन अ प्रॉब्लम टुमारो या डे आफ्टर, अगले वीक में,
एंड देन आई अपलोड एज अ ग्रेडेड प्रोजेक्ट। जैसे अभी आपको होमवर्क मिला हो, उस तरह उसकी शीट होगी, मगर वो ग्रेडेड ब्लाइंड नहीं होगा। आप जहां फंसेंगे मुझसे पूछ लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको टेस्ट नहीं होगा वो, इट्स नॉट एन एग्जाम, बट इट्स अ प्रोडक्ट प्रॉब्लम। यू हैव टू एट द एंड यू हैव टू शो कि सर मैं ये रिजेक्ट ये कर रहा हूँ। अदरवाइज वी आर गोइंग एज इट इज, फिर हम आपको आमतौर पे एंड में ही होता है, ऐसा नहीं होता।